नमस्कार मित्रों, डॉल्फिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम 10th क्लास एसएसटी के नागरिक शास्त्र पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी, इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं इनके आंसर। तो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, निम्न में से सही कौन सा नहीं है। 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। देखिए, ए में लिखा हुआ है फ्लेमिश डच 59, यानी कि जो फ्लेमिश के अंदर डच भाषी हैं उनका परसेंटेज 59 है। ब का अंदर है वेलोनिया, जहाँ फ्रेंच भाषी 40% लोग रहते हैं। फिर है ब्रुसेल्स, जहाँ फ्रेंच भाषी 80% लोग रहते हैं। फिर है द के अंदर ब्रुसेल्स, जहाँ डच भाषी 90% रहते हैं। देखिए, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से जो आपको गलत है वो बताना है। इसका 2 फायदा है जो ये क्वेश्चन है। एक तो आपको जो बेल्जियम की जातीय बुनावट है उसका पता चल जाएगा, वो आपका क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाएगा उसका आंसर। और दूसरा देखिए, अब इसमें जो गलत है वो है द ब्रुसेल्स, जहाँ बताया गया है कि डच भाषी 90% है, जबकि यह गलत है। वहाँ डच भाषी 90% नहीं है, बल्कि ओनली 20% डच भाषी है। तो नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, श्रीलंका के संबंध में सत्य कथन है, यानी कि श्रीलंका के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उनमें से एक कथन सत्य है और बाकी गलत है। इससे भी आपको किसका पता चल जाएगा, इससे भी आपको श्रीलंका की जातीय बुनावट का पता चल जाएगा, इसलिए आप इसको भी ध्यान से पढ़ना। देखो, अ का अंदर है सिंहली भाषी 74%, ब का अंदर है तमिल भाषी 18%, और स का अंदर सभी कथन सत्य हैं। द में लिखा है श्रीलंका के मूल तमिलों की संख्या 13% है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, इनमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए, इसमें सिंहली भाषी लोग श्रीलंका में 74% है, ये भी सत्य है। तमिल भाषी 18% है, ये भी सत्य है। और श्रीलंका के मूल तमिल 13% है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय जो बुनावट है वो इस तरह की है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य है, यानी कि जो ये कथन दिए गए हैं उनमें से एक कथन सत्य है। तो अब आपको सत्य कथन बताना है और कुछ इनमें से गलत है, तो आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, इसमें आपको जैसे अ में दे रखा है श्रीलंका की आज़ादी सन 1948 में, सिंहली भाषा को एक मात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया 1956 में, स का अंदर है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ सन 2009 में, और द का अंदर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। आप इन सभी जो कथन हैं इनमें सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा द उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। देखिए, इनमें से जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से एक कथन असत्य है, जबकि 3 कथन सत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। निम्न में असत्य कथनों में अ में दे रखा है संघ सूची में
97 विषय है, इन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ब के अंदर है राज्य सूची, जिसमें 61 विषय हैं, राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय है और दोनों में से कोई भी सरकार कानून बना सकती है। द के अंदर है अवशिष्ट शक्तियां, जिनको शेष विषय कहा जाता है, उन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। तो इनमें जो गलत है वो है द, जिसमें लिखा है अवशिष्ट शक्तियां शेष विषय। सही बात है, शेष विषय है, लेकिन इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखना, इनमें से किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। कौन कानून बना सकती है? केंद्र सरकार। संघ सूची में कौन से विषय आते हैं? वो भी ध्यान रखना है, रेलवे, डाक, तार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सेना। तो इस प्रकार से संघ सूची के अंदर महत्वपूर्ण विषय हैं, जो कि संपूर्ण देश की सुरक्षा और एकता, अखंडता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य सूची में जो सामान्य और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं वो हैं, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में यदि टकराव हो तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो अपन ने पहले ऑब्जेक्टिव में देखा कि श्रीलंका के संबंध में कौन सा सत्य है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। इसी प्रकार से वहाँ पर सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1956 में। और श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 के अंदर। तो वहाँ पर भी LTTE का जो मुख्य था, लीटे तमिल जो था, तो उसने श्रीलंका के अंदर अलग देश की मांग तक रख दी थी, क्योंकि वहाँ सिंहलियों के साथ जो तमिल थे उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ, उनके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ, उनकी भाषा, संस्कृति और उनके अस्तित्व और उनकी पहचान को कोई महत्व नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि श्रीलंका और बेल्जियम की जाति बुनावट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव से आपको काफ़ी प्रश्नों के उत्तर प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सकती है। आपको सावधानीपूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर देना है, और साथ ही दूसरे प्रश्न इनसे किस प्रकार प्रिपेयर किए जा सकते हैं और कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपको सावधानीपूर्वक ध्यान से प्रश्नों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखें, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यानी कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं, शेड्यूल्ड हैं, वो कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? इनमें कुल 22 भाषाएं हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा के अलावा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तब आप लिखेंगे 21। और यदि ऐसे प्रश्न आए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तब आपका उत्तर होगा 22। विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ने के कारण गलत कर दिया जाता है, और आपकी किताब में दिया हुआ है कि हिंदी के अलावा 8वीं अनुसूची में 21 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू तथा मुस्लिम जनसंख्या का अलग अलग प्रतिशत क्या था? ये महत्वपूर्ण है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम हैं, इनका 2011 की जो जनगणना है उनके अनुसार प्रतिशत, जैसे हम देखते हैं कि हिंदुओं का प्रतिशत जो है वो 79.8% के लगभग, और इसी प्रकार से मुसलमान हैं उनका प्रतिशत, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत जो है देश की जनसंख्या में 14.2% था। तो इस प्रकार से विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जातियों के जो प्रतिशत पूछे जा सकते हैं, तो आपको अलग अलग प्रतिशत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST का अनुपात क्या था? प्रत्येक का अलग अलग आपको बताना है। तो अपन देख रहे हैं जैसे कि 2011 में हुई जनगणना, उसके बाद में हुई नहीं, तो उसके अनुसार जो SC ST का अनुपात है वो आपसे पूछा है। तो अनुसूचित जाति का 16.6% और अनुसूचित जनजाति या ST का रहा है
8.6%। तो ध्यान रखना आपको, इसका जस्ट डबल है एसटी का, जो है 8%, यानी कि 8.6%, और एससी का 16.6% है। विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? यानी कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दो बड़ी पार्टियां हैं। तो इनकी स्थापना वर्ष, इनका चुनाव चिन्ह, इनके संस्थापक, इनका जो समय समय पर विभाजन हुआ वर्ष आपको याद रखना है। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सन 2004 से 2014 तक केंद्र में किसकी सरकार थी या कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो आपका 2004 से 2014 तक श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल जो थे उनकी सरकार थी, जिनमें सम्मिलित रूप से इनको यूपीए सरकार कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी दलों को संज्ञा दी गई है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये पार्टियां जो है शासन करती रही। और उसके बाद में ध्यान रखना है कि 2014 से लेके 2024 तक जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में देखते हैं, सन 1919 से 19 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन से कौन सी पार्टी का निर्माण किया गया था? तो देखना है आपको भाई, पहले क्या है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन पहले भी हुआ, लेकिन 1999 में जो विभाजन हुआ उससे कौन सी पार्टी बनी जिसकी कुछ समय शिवसेना के साथ में महाराष्ट्र के अंदर सरकार भी रही? तो आपको ध्यान रखना है, एनसीपी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था, शरद पवार जो उनके मुखिया हैं। तो भारत नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में दलीय व्यवस्था का रूप बताना है आपको, एक दलीय है, बहुदलीय है या द्विदलीय व्यवस्था है? तो आपको पता होगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। लंबे समय तक एक दल प्रभुत्व वाली दलीय व्यवस्था रही जिसमें कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? जैसा आपको पता होगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ये 1900 दिसंबर 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 में किसके द्वारा की गई थी? देखो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष भी याद रखने हैं, संस्थापकों के नाम भी याद रखने हैं। आप कमेंट करके बॉक्स के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है भारत के अंदर, किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। अपने यहाँ चुनाव आयोग के द्वारा या इलेक्शन कमीशन जो है वो करता है। नेक्स्ट है, 1984 में काशीराम के नेतृत्व में कौन सी पार्टी बनाई गई थी? आपको पता होगा, काशीराम जी जो थे वो महत्वपूर्ण नेता थे, तो उनके नेतृत्व में एक पार्टी बनी थी जिसका नेतृत्व मायावती कर रही है। तो मुख्यतः उसका जनाधार यूपी के अंदर है। तो आपको बताना है, वो सीएम भी रही थी यूपी की उस पार्टी से। तो आप उस पार्टी का नाम बताएंगे, कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी काशीराम जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं? ये भी आपको बॉक्स में लिखना है, राष्ट्रीय दल के रूप में कितने दलों को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि 1925 में गठित सीपीआई के विभाजन से 1964 में कौन सी पार्टी गठित की गई थी? तो सीपीआई का विभाजन हुआ तो कौन सी पार्टी नई पार्टी बनी थी वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव
अलायंस में सबसे प्रमुख दल कौन सा है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि इसके नेतृत्व में 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में सरकार रही थी, तो वो पार्टी है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शक्तियों के क्षैतिज वितरण को समझाइए। आपको बताना है जो शक्तियों का क्षैतिज वितरण क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, आपको बताना है। शक्तियों का दो तरह से वितरण किया जाता है, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, यानी एक तो ऊर्ध्वाधर होता है, एक जो क्षैतिज वितरण होता है, आपको समझाना है। हम कह सकते हैं कि क्षैतिज वितरण में जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर वितरण में संघ है, राज्य है और स्थानीय सरकारें हैं। इनमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके बेल्जियम के समाज की जातीय बुनावट समझाना है। तो बेल्जियम की जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था, जाति में कौन कौन सी जाति कहाँ रहती है, क्या परसेंटेज है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है श्रीलंकन सरकार ने 1956 में कानून बनाकर क्या क्या प्रावधान जोड़े या किस प्रकार संशोधन किया, उसके संबंध में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन या अलायंस गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि जब दो या अधिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं, जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या फिर पहले से गठबंधन होता है, तो वो मिल करके सरकार बनाते हैं। इसी प्रकार बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। देखिए, सांप्रदायिकता भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है और भारतीय एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना हर एक सरकार को करना पड़ रहा है। तो ये है क्या सांप्रदायिकता, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, श्रम के लैंगिक विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। श्रम का लैंगिक विभाजन लंबे टाइम से भारत में रहा है और इसका शिकार महिलाएं रही है। तो आपको बताना है किस प्रकार से महिलाओं को घर का काम और चार दीवारी के अंदर उनके कार्य को विभाजित कर दिया गया है, और किस प्रकार से आज इस विभाजन के खिलाफ कानून बना करके सरकार प्रयास कर रही है, और महिला शक्ति आंदोलन या नारीवादी आंदोलन भी किस प्रकार से इस श्रम के लैंगिक विभाजन के खिलाफ लामबद्ध होकर के प्रयास कर रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से श्रम के लैंगिक विभाजन को समझाना है, यानी कि जेंडर बेस्ड जो वर्क डिवीजन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या नोट लिखिए। तो किस प्रकार से नारीवादी आंदोलन जो नारियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है उनके खिलाफ लामबद्ध होकर के नारी के अधिकारों के संरक्षण के लिए किस प्रकार से जागरूक महिलाओं ने आंदोलन किया है, उन आंदोलन को नारीवादी आंदोलन की संज्ञा दी गई है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शासन या धर्मनिरपेक्ष राज्य को परिभाषित करना है, यानी सेकुलर स्टेट या सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको आप जो है एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के मापदंड लिखिए। यानी कि हमने देखा कि राष्ट्रीय दल होते हैं, राज्य स्तर पर दल होते हैं और क्षेत्रीय दल होते हैं। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा या कैटेगरी प्राप्त करने के लिए कौन से मापदंड पूरे करने होते हैं, वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आता है, लोकतंत्र को अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पीछे कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, कोई 4 तर्क लिखिए। यानी कि दुनिया में बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं के प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट या एक्सीलेंट जो फॉर्म माना जाता है सरकार का, उसे लोकतांत्रिक सरकार का ही माना जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, जबकि लोकतंत्र में भी बहुत सी कमियां हैं। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से कैसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने क्यों कहा कि धर्म को भी कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी की मान्यता थी कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये सही है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका अभिप्राय था कि जो धर्म है वो मानव धर्म है, इसलिए सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए और बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव के कोई 2 रूप लिखने। स्त्रियों के साथ में तो पूरी दुनिया में भेदभाव होता है और भारत में विशेष रूप से
अभी भी भेदभाव हो रहा है, तो किस प्रकार से स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसके संबंध में आपको दो रूप बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल किसे कहते हैं, इसे रोकने हेतु क्या किया गया है। देखिए, दल बदल जब जीतने के बाद में जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा के हो, तो वो दूसरे दल में चले जाते हैं, इसको अपन दल बदल कहते हैं। लेकिन ये दल बदल सरकार की अस्थिरता, सरकार की स्थिरता के लिए खतरा है, सरकार को अस्थिर कर देते हैं और जनता के साथ भी अन्याय होता है। जनता जिन मुद्दों पर उनको चुनती है वो विपरीत पार्टी में चले जाते हैं, इससे जनता के साथ भी कुठाराघात होता है, उनकी भावनाओं के साथ में। तो ऐसे में इसे रोकने के लिए जो है 1985 में एक कानून बनाया गया, 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं दल बदल पर। तो इसके बारे में आपको बताना है। श्रीलंका में जातीय बुनावट पर टिप्पणी लिखी। श्रीलंका में जो सिंहली भाषी है, तमिल भाषी है, मूल तमिल है, भारतीय तमिल है, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख घटक बताइए। राजनीतिक दलों के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, बड़े प्रश्नों में भारतीय संघ में शक्तियों के विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। हमारे देश में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो आपको जैसे हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषय, तो किस प्रकार से केंद्र राज्य के अंदर विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1992 के अधिनियम के द्वारा किए गए सत्ता के विकेंद्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो है हमारे देश में राम राज्य की स्थापना के लिए और गांधी जी के राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के अंदर शक्तियों का स्थानीय स्तर पर विभाजन किया गया 1992 के अधिनियम के द्वारा, जिसके तहत 24 अप्रैल 1993 में हमारे देश के अंदर स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें 74 संविधान संशोधन के द्वारा, और स्थानीय सरकारों को कई विषय दिए गए जिनके आधार पर शक्तियों का विभाजन करके, विकेंद्रीकरण करके वास्तविक रूप से संघात्मक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इसके बारे में आपको बताना है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी इस प्रश्न की प्रबल संभावना है, तो आप तैयार करके जाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आएगा, राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक दल जो हैं वो बनाए जाते हैं, इनके बहुत सारे कार्य होते हैं, कोई 4 कार्यों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए कुछ आप 4 सुझाव दीजिए। यानी कि राजनीतिक दलों में बहुत सारी कमियां हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है और किस प्रकार जो विद्यमान कानून है उनको प्रभावी ढंग से लागू करके राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, इसके संबंध में आपको सुझाव देना है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप लिखिए अथवा संघीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। अब सत्ता की साझेदारी यानी कि जो सत्ता में किस प्रकार लोगों की भागीदारी होती है, तो इसके संबंध में आपको बताना है। और इसके साथ ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि संघीय व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था है, तो भारत में संघीय व्यवस्था के कौन से लक्षण पाए जाते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में जाति अथवा जाति के अंदर राजनीति को समझाइए। इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि राजनीति में जाति अलग है और जाति के अंदर राजनीति एक अलग विषय है। इस प्रकार से प्रश्न को समझ करके करना है, किस प्रकार की राजनीति में जाति हावी हो जाती है और जाति के आधार पर वो वोट मांगते हैं, टिकट वितरण करते हैं और किस प्रकार से मंत्री बनाते हैं, और इसी प्रकार जो जाति हैं वो किस प्रकार अपनी जातियों की दायरा बढ़ाती है और दबाव बनाकर टिकट और
वोटों का ध्रुवीकरण करती है और जीतने के बाद में अपनी जाति के प्रतिनिधियों को किस प्रकार सरकार में मंत्री बनाने का प्रयास करती है। तो दोनों ही आपको स्पष्ट करने हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन होता है, इसको समझाइए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र वास्तव में कुछ कमियों के बावजूद भी दुनिया में इसका कोई विकल्प नहीं है, सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है। तो ये एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो आपको इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने कलेक्ट करने का प्रयास किया है, ये प्रश्न आपके बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप विशेष रूप से इन प्रश्नों को पढ़ करके जाएं और सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों, भाई बहनों तक शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट हो। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर हम आप तक पहुंचाएं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।